व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर चलिए। चाहे इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को ये सेशन जरूर फायदा पहुंचाएगा। तो स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने क्विज होगा जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में फिर आप लोगों को मेन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। तो बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, काफ़ी कॉन्फिडेंट आप लोग फील करेंगे अगर इनको ढंग से पार्टिसिपेट कर आप लोग चलते हैं। तो क्विज है, सबसे पहले क्विज के ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है स्टबल बर्निंग के बारे में। आप लोगों को पता है कि घास फूस हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा जलाया जाता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है कि हाँ, दिल्ली के ऊपर काफ़ी पॉल्यूशन आ गया है, इन सारे एरिया में काफ़ी पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो अभी एक कंट्री की एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें जो राइस के स्टबल है, यानी कि जो राइस यानी कि जो चावल निकाले जाते हैं, उसका जो घास फूस बचता है उससे बायोकोल बनाया जाएगा। तो कौन सी कंट्री की टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर, ड्राफ्ट बाय नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर। ये किसके द्वारा हेड किया गया था, जिसके द्वारा यहां पर ऑफिशियली अप्रूव किया गया था सेंटर के द्वारा 2007 में। तो ये किसके द्वारा हेड किया गया था, आप लोगों को यहां पर ये बताना है हमारी कंट्री में, जो कि नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर, ये नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर के बारे में बात की जा रही है। वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क जो है ये कहां पर लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। 2020 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो रिलीज किया जाता है ऑक्सफोर्ड एंड इसी के साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा मिलकर यूएनडीपी के साथ में। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। 84% मल्टी डायमेंशनल जो पुअर हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये रीजन कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया के द्वारा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो नॉर्म्स है 1994, तो उनके चलते अभी यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है ताकि जो पोल्यूशन है खासकर उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। तो किसके अंडर यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT के बारे में बात की जा रही है। तो ये स्टेब्लिश किया गया था 2006 में। कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में बात की जा रही है, तो ट्रांसफॉर्म करने की बात करती है इंडियन रेलवे इनटू ग्रीन जोन। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि कब तक यहाँ पर ये टारगेट रखा गया है। तो ये था आप लोगों के सामने क्विज जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। आंसर देख लेते हैं एक कर। सबसे पहले बात की जा रही है स्वीडिश टेक्नोलॉजी के बारे में, इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टोर रिफ्लेक्शन। तो ये टोर रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर ये राइस का जो भी यहाँ पर बचा हुआ है अवशेष है उसको बायोकोल में कन्वर्ट करेगा। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये वो पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर हेड किया गया और इसी के चलते अप्रूवल किया गया इसका 2007 में। वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो आप लोगों को देखने को मिलती है ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला। 84% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये सब सारन अफ्रीकन वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो था वो 1994 में देखने को मिला था। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया था मानेसर हरियाणा के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने की, तो 2030 तक का इसको ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है ताकि जो रेलवे है उसको ग्रीन तरीके से चलाया जा सके। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कोयले वगैरह का कम यूज करके यहाँ पर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके। तो ये इसका बेसिक पर्पज रहता है। देखिए फिलहाल आज की डेट में अगर आप लोग देखें क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो उसी में एक स्टेप आप लोग ये बोल सकते हैं हमारी कंट्री की साइड से, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिले तो उसको कंट्रोल किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस देकर हम लोग चलें। ठीक है, तो इसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया कि जो एम है इसका, ये ग्रीन हाईवे पॉलिसी का, वो ये है कि जो हाईवे है उनको ग्रीन किया जाए और पार्टिसिपेशन ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो हाईवे है उनको हरियाली बढ़ाए और ओनली गवर्नमेंट ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। दूसरा बोला गया है कि जो इसको मॉनिटर करने के लिए मैकेनिज्म है उसमें इसरो का जो यहाँ पर ये भुवन BHUVN और गगन सैटेलाइट को यूज किया जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, A B C F D। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है बी।
रीजन क्या है, रीजन आप लोग खुद समझिए। क्या गवर्नमेंट ऐसा कुछ करेगी कि हाँ बस हम लोग यहाँ पर ग्रीन कराएंगे हर हाईवे को, आप लोग नहीं पेड़ लगा सकते? तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट आप लोग कॉमन सेंस से भी इसको बोल सकते हैं कि हाँ भैया स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जिसके चलते ग्रीन हाईवेज, ये है प्लांटेशन, इसके साथ में बात की जा रही है ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन और मेंटेनेंस पॉलिसी 2015 जो लॉन्च की गई थी हाईवे को ग्रीन करने के लिए। आप लोगों ने एक बात और देखी होगी, जैसे अगर आप लोगों ने गाड़ी चलाई है तो ये जैसे हाईवे है, ठीक है, या फिर गाड़ी में आप लोग बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए आप लोग इस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरे साइड से गाड़ी इस तरफ को आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप लोग रात के टाइम में अगर गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, ये जो इंसान होगा इसकी आंखों पे काफी ज्यादा रोशनी लगेगी इस साइड की जो गाड़ियां आ रही है उसकी लाइट से, और यहाँ पे इसी तरीके से सेम होगा, यहाँ पर जो इस साइड से जो लोग आ रहे हैं उनकी आंखों पर भी रोशनी लगी इस साइड से जो गाड़ी आ रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो जो ग्रीनिंग का जो बेसिक पर्पज ये भी है कि एक्सीडेंट भी इस तरीके से रोके जाते हैं, तो वो भी एक काफी बड़ा फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही काम करेगी, सब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। और हमारी कंट्री में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी के द्वारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी अभी प्रोवाइड करवाई गई है। बेसिक ये था कि लोकल लोग, कम्युनिटी सब मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और पॉल्यूशन को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके, जो प्लांटेशन जो लगाई जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते पॉल्यूशन तो कम हो गई और साथ ही साथ में यहाँ पर जो एक्सीडेंट वगैरह है वो भी कम होंगे। और यहाँ पर भुवन और गगन जो सैटेलाइट है वो यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं कि क्या जो परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वो कैसी चल रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, आंसर भी हो गया। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक्सीलेटर्स लैब्स के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो ये लैब है ये कॉन्सेप्चुलाइज की गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि जो साइंटिफिक टेम्पर है यूथ के अंदर उसको बढ़ाया जा सके। यानी कि हमारी कंट्री में जो युवा है उनका एक तरीके से कि सोचने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा इनहेंस किया जा सके, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जा रहा है। लैब जो है ये क्रिएट की गई यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ऑल ओवर गवर्नमेंट स्कूल, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाया जा सके अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू। तीसरा बोला गया है ये लैब क्रिएट की गई है यूएनडीपी के थ्रू, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, एड्रेस करने के लिए क्रिटिकल इशू लाइक एयर पोल्यूशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। चौथा बोला गया यहाँ पर ये जो लैब है यहाँ पर ये इसरो के द्वारा यहाँ पर डिजाइन किए गए ताकि जो एस्ट्रोनॉट है स्पेस में एक तरीके का इन्वायरमेंट यहाँ पर खासकर मिशन गगनयान के लिए उनको एक तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका सी यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जो लैब है ये लॉन्च की गई है ताकि जैसे कि पोल्यूशन की बात की जाए, वाटर इश्यूज की बात की जाए, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर काम कर सके। और इसी के साथ में अटल इनोवेशन मिशन भी यहाँ पर पार्ट है उसका, जो कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी बात करता है और पोल्यूशन को कम करने के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में जो पिछले समय में काफी लार्ज स्केल पर हम लोगों ने पोल्यूशन के बारे में हाहाकार सुनी है, उसको रोकने का एक तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव के बारे में। तो रिसेंटली ये अभी न्यूज में थी, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया दमन एंड दीव जो है यहाँ पर ये सेपरेटेड है बाई यहाँ पर किसकी साइड से, गल्फ ऑफ कच्छ की वजह से। दूसरा बोला गया यहाँ पर बोथ जो दमन एंड दीव है यहाँ पर ये रिमेन एज ए पार्ट ऑफ जो पुर्तगीज डोमिनेशन होते हैं इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है आप लोगों को ये बताना है। रिसेंटली हमारी कंट्री में दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है ये न्यूज में थी, क्योंकि इसके लिए हमारी कंट्री में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज करने के लिए। तो दमन एंड दीव के बारे में बात की जा रही है और दादर एंड नागर हवेली को एक करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात करते हैं दमन एंड दीव के बारे में। बोला गया है दमन एंड दीव जो है ये सेपरेट किए जाते हैं गल्फ ऑफ कच्छ के द्वारा। दूसरा बोला गया है दमन एंड दीव जो है यहाँ पर ये रिमेन रहे हैं ये पार्ट किसका, पुर्तगीज डोमिनेशन का, ठीक है। तो इसके बारे में नोट करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। तो आंसर कौन सा है यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर से पढ़ के सुना दिया क्योंकि अभी ये बिल था, इसके चलते आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ये गलत है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कच्छ बोला गया, यहाँ पर कच्छ बोला गया है जबकि ये खंबात है, ठीक है। आप लोग एक बार मैप में इसको देख लीजिए। ये यहाँ पर ये वाला जो लोकेशन है ये देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये नीचे यहाँ पर दमन हो गया, इधर दीव हो गया, यहाँ पर ये रेड रेड जो आप लोगों को दिख रहा है ये दमन हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में जो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये गल्फ ऑफ खंबात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीचों बीच में, जबकि कच्छ बोला गया तो कच्छ नहीं है यहाँ पर, ये खंबात है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ की बात करेंगे तो आप लोगों को ये ऊपर नजर आएगा, ये गल्फ ऑफ कच्छ देख सकते हैं यहाँ पर।
तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर दमन एंड दीव जो है वो पुर्तगीज डोमिनेशन का पार्ट रहे हैं इंडिया में। जी हाँ, गोवा से इनको रूल किया जाता था दोनों टेरिटरीज को, तो ये पुर्तगीज डोमिनेशन का काफी लंबे समय तक पार्ट रहे हैं। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं क्योंकि न्यूज में थे, और जो गुजरात के अंदर वेस्टर्न साइड में हमारी कंट्री के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो गया। जब मैं आप लोगों को पॉलिटी में कमिटीज पढ़ा रहा था, बहुत सारी कमेटी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, तो उसी के बारे में यहाँ पर एक कमेटी का नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो बोला जा रहा है कि जो नीचे यहाँ पर जो ग्रांट या फिर टैक्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, इनको निम्न में से किसको यहाँ पर अप्रूव किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा लोकसभा में सबमिट करने से पहले वोटिंग के लिए। पहला बोला गया एडिशनल ग्रांट, दूसरा बोला गया यहाँ पर एक्सेप्शनल ग्रांट, तीसरा बोला गया यहाँ पर टोकन ग्रांट, चौथा बोला गया यहाँ पर एक्सिस ग्रांट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो जो आंसर है यहाँ पर, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो ये है एक्सिस ग्रांट यानी कि अतिरिक्त अनुदान। तो अगर ये यहां पर देना है तो इसके ऊपर पहले कौन काम करेगा, यहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी काम करेगी, उसके बाद में चीजें जो है आगे बढ़ेगी, ठीक है। और बात यहां पर लोकसभा की हो रही है, तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आप लोगों को पता है कि यहां पर एक तरीके से अगर हम लोग मनी बिल के बारे में बात करें तो लोकसभा के हाथ में ही मनी बिल से रिलेटेड सारी पावर मैक्सिमम लोकसभा के हाथ में होती है। राज्यसभा के हाथ में बस उसको कुछ दिन तक रोक सकता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बाईपास करने की कोशिश करती है मनी बिल को। हमेशा ये एक्टिविटी गवर्नमेंट आप लोग करती नजर आती है। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है यहां पर, ये बात कर रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स के बारे में। तो बोला है कौन सा आंसर नोट करेक्ट है, ये आप लोगों से पूछा गया है। पहले में बोला गया ऑप्शन में यहां पर कि ये जो है एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एम्बेसीज हैं या कॉन्सुलेट से जो मेंटेन किया जाता है कंट्री के द्वारा, उसको एनालाइज करता है यहाँ पर। दूसरा बोला गया यूएनडीपी के यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तीसरा बोला गया यहाँ पर जो इंडेक्स की जो रैंक है ये ऑल यूएन कंट्रीज इसके अंदर काउंट किए गए हैं। तो कौन सा आंसर है यहाँ पर इसके हिसाब से, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 ओनली, सी में बोला गया 2 और 3, डी बोला गया ऑल। तो कौन सा आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से, तो आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 अभी रिसेंटली रिलीज किया गया, और इस इंडेक्स के हिसाब से जो एम्बेसीज और जो कॉन्सुलेट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर वो यहाँ पर काउंट किए जाते हैं, पर ओनली इस इंडेक्स में 61 कंट्री यहाँ पर काउंट किए गए हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। अब बोला गया यूएनडीपी, नहीं, ये यहाँ पर सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया बेस यहाँ पर लोवे इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर सबसे टॉप रैंकिंग पर आप लोग बात करेंगे तो ये है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ करता था, पर लेकिन अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर चाइना है और यूएसए उसके बाद में आ गया है। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डिप्लोमेसी है आज के डेट में कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसीज वो यूएसए की हो चुके हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर यहाँ पर इसका सी। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आप लोग ये कान तरस रहे होंगे यहाँ पर सुनने के लिए कि इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। तो वो आप लोग को जरूर पता होना चाहिए, कोई भी इंडेक्स अगर तैयार किया जाता है तो इंडिया की जो रैंक है वो है यहाँ पर 12। तो 61 कंट्रीज में से 12 है हमारी रैंक, जो कि 2019 के बारे में अगर बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर 123 एम्बेसीज और हाई कमिश्नर हैं इंडिया के, और इसी के साथ में 54 कॉन्सुलेट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग हमारे बारे में बात करें। और जो स्टडी है यहाँ पर ये एक्सप्लेन करती है डिप्लोमेसी फुटप्रिंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना यहाँ पर टॉप पर है आज के डेट में इस रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ये एक तरीके का पक्षी होता है जो कि काफी न्यूज में भी आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कंसिडर किया जाता है, ये खासकर ये फ्लैगशिप ग्रासलैंड जो स्पीसीज है ये इसको बोला जाता है। यानी कि जिस एरिया में ग्रासलैंड आप लोगों को देखने को मिलती है वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा और रिप्रेजेंट करता है हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड एंड इकोलॉजी। दूसरा बोला गया ये वन ऑफ हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, यानी कि काफी भारी और बड़ा पक्षी है, जो कि आप लोग हैवीएस्ट वन ऑफ बोल सकते हैं। जो भी है उनमें से एक जो जितने भी हैवीएस्ट है उनमें से एक वन ऑफ ये भी है। अगर इंडिया बात करें तो गुजरात जो है वो होम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये काफी लार्ज स्केल पर।
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 1 एंड 2, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका बी, यानी कि 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यहाँ पर ये ग्रासलैंड स्पीसीज है और ये वन ऑफ हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, गुजरात इसका होम टाउन है, नहीं मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर में काफी ये न्यूज में यहाँ पर रहता है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये लगभग आप लोगों को 15 किलोग्राम का वेट का और इससे 1 मीटर से भी बड़ा अगर आप लोग इसका साइज देखेंगे तो आप लोगों को ये नजर आएगा। ये लेस देन 200 लेफ्ट अभी बची हुई है अबाउट, जिसमें से 100 जो है वो ओनली आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिल जाएगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 200 के करीब बची हुई है, ऐसे यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो आंसर इसका यहाँ पर बी हो गया। देखना चाहे अगर कैसा दिखता है तो कुछ ऐसा आप लोग यहाँ पर ये पक्षी देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये कुछ ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो आंसर बी हो गया। आगे चलता हूं। ये क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है एक पर्टिकुलर पैनल के बारे में या कमेटी के बारे में। आप लोगों को ये बताना है कि जिसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो मनरेगा है, यानी कि जो आप लोग बोलते कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इसकी वेज के बारे में यानी कि इसकी सैलरी के बारे में जो रिकमेंडेशन दी गई वो किसके द्वारा दी गई? पहला बोला गया यहाँ पर यह है यहाँ पर कदियम श्रीहरि पैनल। दूसरा बोला गया यहाँ पर अरविंद पनगरिया कमेटी। तीसरा बोला गया यहाँ पर नागेश सिंह पैनल। चौथा बोला गया है दिनेश शर्मा कमेटी। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर सी, ये है नागेश सिंह पैनल। तो नागेश सिंह पैनल के द्वारा रिकमेंड किया गया जो वेज पेड वर्कर है अंडर यहाँ पर जो ये स्कीम है यहाँ पर। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली आप लोगों को ये स्कीम जो है ये इस बेस पर बनाई गई ताकि जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होकर ज्यादा न जाए और उनको उनके ही एरिया में कहीं आसपास में उनको जॉब वगैरह प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये था इसका बेसिक पर्पज, ताकि अपने ही एरिया में लोग जो है वो काम कर सकें और ज्यादा दूर माइग्रेट होकर न जाए। और इसके चलते ये क्या होता है, देखिए एक तो अपने ही एरिया में काम मिल जाता है, दूसरा माइग्रेशन ज्यादा दूर तक नहीं करना पड़ता है। तो जो सिटीज के ऊपर बर्डन पड़ता है, दूसरे एरिया में बर्डन पड़ता है जाकर लोगों का, या फिर लोगों को बहुत दूर ट्रेवल करने के बाद भी एक इफेक्टिव जॉब नहीं मिलती है, तो उसका एक अच्छा सा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पर इसको बोला गया था, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में भी था, कई बार इसके बारे में आप लोगों को पता है क्योंकि इसकी जो वेज है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, कई बार कनेक्टिविटी आधार कार्ड के साथ में और भी कई सारी चीजें यहाँ पर ऐसी थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। ओके, तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। ये है यहाँ पर नागेश सिंह पैनल।